वणकम वणकम, वेलकम टू लर्न करो क्लास 9 to 12। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं अभी बता दूं, दिस चैनल इज मेड सोनली फॉर CBSE एंड ICSE स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 9 to 12। आपको हर रोज इस पे बिजनेस स्टडीज, आर्ट्स और कॉमर्स स्पेसिफिक और 9th और 10th ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस इस पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके पास नोट्स आने शुरू हो जाएंगे और जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा उसकी मैं आप सबसे गारंटी ले रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। उसका थर्ड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। सो माय नेम इज गोकुल छाबड़ा एंड आई एम एन एजुकेटर एंड फाउंडर एट लर्न करो क्लास 9 to 12। तो यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज आपको इससे नोटिफिकेशन भी आता रहेगा और हमको पता लगता रहेगा कौन सी क्लास किस समय हो रही है। और एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, मैथ्स क्लास 11th भी शुरू हो गया है। जिसने पहले नहीं पढ़ा ये उसको मैं बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे आप लर्न करो 11th कॉमर्स सर्च करो और आप इस चैनल को ज्वाइन करो। इस चैनल के ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। बहुत छोटी सी बात है, एक्सप्लेन करता हूं 2 मिनट में। देखो यार, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्विज लिंक्स मिल जाएंगे, क्विजेस हम रख रहे हैं, रेगुलरली क्विजेस हम रख रहे हैं और क्लासेस नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। क्लास कौन सी किस टाइम पे होने वाली है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी और रेलेवेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके सारे नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 की 2 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ ली हैं। 2 लेसन्स जो अराउंड 25 to 20 मिनट्स के हमने लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो अगर नहीं देखा तो वो जाके देखो। हमारा मिशन है, हम 100 में से 100 लेके आएंगे यार, चाहे वो 11th हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो। हमारा मिशन है हम 100 में से 100 लेके आए और उसी के लिए ये चैनल बनाया गया, रेलेवेंट नोट्स के साथ, रेलेवेंट वीडियोस के साथ। देखो ये वीडियोस मैं 10 मिनट में भी पढ़ा सकता हूं, पर फिर बात ये आती है कि 10 मिनट में क्या टॉपिक खत्म हो सकता है? यार मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ी डिटेल्ड वीडियोस देखने की भी आदत होनी चाहिए। अब क्लासेस में आपको बता दिया, बिजनेस स्टडीज 8 PM एवरी डे यू विल गेट द नोटिफिकेशन। 8 PM आपको बिजनेस स्टडीज मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स क्लास 11th, हाँ ये क्लास 11th की बात कर रहा हूं। क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज 8 PM, इकोनॉमिक्स 9 PM और हाँ मैथमेटिक्स। सबको जिससे डर लगता है, बिल्कुल समझ नहीं आती मैथ्स क्या होती है, तो उनके लिए यार मैथ्स क्लास शुरू हो चुकी है 10 PM। आपको वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर PDFs भी आनी शुरू हो जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जानी चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक से, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। परफेक्ट। देखो यार, सबसे पहला तो दिमाग में ये आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है। ये जो की टर्म है अपना, ये की टर्म पढ़ो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या? कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किसी रीजन से तो बिजनेस हमने सेटल किया होगा ना। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बिजनेस हम लॉन्च करते हैं किसी नीड को फुलफिल करने के लिए, बट क्या उस नीड को फुलफिल करना ही हमारे बिजनेस का पार्ट है? या हमारा एक कॉमन नोशन ये भी है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए होता है। देखो यार, मेरे को माला माल कर दो बस, मेरे को और कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, मेरे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, मेरे बिजनेस को क्या प्रॉफिट्स हैं, उसके बारे में बात करो। तो नहीं, NCERT कहती है नहीं। पहली बात तो आई जस्ट वांट टू मेंशन वंस अगेन, हम ये सारा कोर्स जो भी है ये हम कर रहे हैं NCERT से। तो आपको इसमें जो भी लैंग्वेज मिल रही है वो सारी NCERT की है और ये सेम की सेम लैंग्वेज, सेम के सेम डायग्राम्स या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपको इसमें मिल रही है वो आप सारी एग्जाम्स में डिट्टो लिख के आ सकते हैं। ये गारंटी है, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही हम बिजनेस करते हैं? तो देखो नहीं, ऐसा नहीं है। NCERT कहती है, NCERT बहुत अच्छी बात कहती है, ध्यान से देखो। NCERT कहती है नो, प्रॉफिट इज फाउंड टू बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। प्रॉफिट्स जरूरी है, बहुत जरूरी है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये जो यार रेड से मार्क किया हुआ है इसको जरूर लर्न करना। प्रॉफिट इज मार्क टू बी लीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्यों है हमारा? क्योंकि यार उससे हमें इनकम होती है, फंडिंग मिलती है, गुडविल, मार्केट स्टैंडिंग प्रॉफिट से तो पता लगती है। हमें इनकम चाहिए ताकि हम अपने पैसे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगा पाए। हर किसी का ये एम थोड़ी ना है कि वो एक दुकान खोले उस पर ही रहे। हर किसी को ज्यादा लोगों को केटर करना है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोलनी है। तो प्रॉफिट्स किस लिए काम आएंगे? प्रॉफिट्स का यूज क्यों होगा? प्रॉफिट्स का यूज ये सब है।
प्रॉफिट्स यूसेज में लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रॉफिट्स यूसेज, इनकम आती है, फंडिंग मिलती है, एक्सपैंड करने के लिए हमें पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, और गुडविल चाहिए। हमारे मार्केट की स्टैंडिंग, हमारा गुडविल, इससे डिसाइड होता है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या है, हमारी बॉटम लाइन क्या है। ये वर्ड मैं आपको दे रहा हूं आज, ये जरूर पढ़ना है इसके बारे में यार। ये सारे ना थोड़े हाई एंड वर्ड्स हैं, बट ये आपको क्लास 11-12 में सिखाए जरूर जाते हैं। हाउएवर आपके लाइफ टाइम में काम आने वाले हैं ये सब। हमारी बॉटम लाइन क्या है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना बॉटम लाइन का मतलब क्या है। परफेक्ट, हो गई बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एज इलस्ट्रेटेड, प्रॉफिट हमारा एक लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या कह रही है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कह रही है भैया, एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। हम स्टार्ट, अभी हमने पढ़ा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एक दिमाग में गोल लेके। वो गोल क्या है, गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। What are the goals of business? What is the objective of business? ये एक ही बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, However, it is widely accepted nowadays that business enterprises are part of a society and need to fulfill several other objectives. वो other objectives क्या है, वो हम बात कर रहे हैं अब social responsibility की। ये word most important है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, social responsibility, ठीक है। एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने नहीं आया है, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करने आया है। अगर मेरी इस समय कोई फैक्ट्री है, तो उससे अगर कोई धुआं निकल रहा है, उस फैक्ट्री के धुएं से जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, आसपास की सराउंडिंग्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हार्म कर रहा है, उस फैक्टर को, मेरे बिजनेस को हार्म कर रहा है, ठीक है। टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन, अगर आपको लॉन्ग रन में प्रॉस्पर करना है, अपना बिजनेस लॉन्ग रन में लेके जाना है, तो आपको और भी ऑब्जेक्टिव्स पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, इक्वली फोकस रखना पड़ेगा कि हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हमारा काम बहुत कुछ है। कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज इज पॉसिबली ओनली परफॉर्मिंग यूजफुल सर्विसेज सोसाइटी। ये क्या बोल रहा है, हाँ, हमारे लिए प्रॉफिट्स इंक्रीज करना कंटिन्यूसली ऑन अ रेगुलर टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, ये सिर्फ पॉसिबल तभी है, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू परफॉर्मिंग यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी। एक इंसान जब बिजनेस खोलता है, वो सिर्फ पैसे कमाने के नहीं खोलता, उसको बाय टाइम ये रियलाइज हो जाता है, यार जब तक मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी जनता से, अपने कस्टमर से प्यार नहीं करूंगा, उनका भलाई नहीं सोचूंगा, मैं किसी फ्रॉड से कोई कितना भी करोड़ों रुपए कमा लूं, वो मेरे को कभी नहीं पचने वाले मतलब वो मेरा बिजनेस कभी भी लॉन्ग रन में नहीं लेके जाएगा। सो बिजनेस नीड टू फोकस इक्वली ऑन सम अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल टू प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की, कि आज का हमारा टॉपिक यही है कि फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द अदर गोल्स दैट वी मस्ट फोकस ऑन इन आवर बिजनेस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जरूर आ सकता है। हमने पढ़ा था कि ये 16 मार्क्स का आने वाला है, यूनिट 1 और यूनिट 2, तो ये उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, लिख लो अपनी नोटबुक में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। परफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया, देखो यार एनसीईआरटी में ना बहुत सिंपल दिया हुआ है, सीधा 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, पर मैंने उनको थोड़ा बाइफरकेट किया हुआ है। मैंने उनको ऐसे किया हुआ है कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए एक, और एक हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इससे पता लग रहा है इकोनॉमिक मतलब जो ज्यादा मनी ओरिएंटेड हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जब हम अपनी सराउंडिंग्स की हेल्प कर रहे हैं, अपने मैनेजर्स, अपने एम्प्लॉयज की मदद कर रहे हैं, ताकि हमारी कंपनी तो ग्रो हो ही, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे, बट हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या, वो भी तो बेनिफिट लें। उसका मतलब है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव डिफाइन व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू। ऑब्जेक्टिव और गोल, यार ऑब्जेक्टिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो उसको हमने गोल ले लिया। Objectives or goal define what the business is going to do in concrete terms that enable the business to analyze their own experience and as a result improve their performance. क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप ये समझ के चलो। हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये कंपनी को मदद करते हैं एनालाइज करने के लिए कि उसका ओवरऑल मार्केट एक्सपीरियंस क्या है, ओवरऑल मार्केट में उसको कैसे परसीव किया जा रहा है, उसकी गुडविल क्या है, वो आगे आने वाले टाइम्स में कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आज हम ये 8 के 8
ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बहुत इजी से, माइंड मैपिंग के साथ, पिक्चर्स के साथ, ताकि जब आप इन पिक्चर्स को देखो आपको एकदम एग्जाम में याद आ जाए, हाँ यार हमने ये पढ़ी हुई है, हमें ये आता है। और बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? ये होते हैं 5, ठीक है, 5 होते हैं ये 5 होते हैं, ये 3 होते हैं, 5 3। पहले हम स्टार्ट करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। मेरी मार्केट में वर्थ क्या है, मेरी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है। स्टैंडिंग किसके रिलेटेड? हम जब भी मार्केट स्टैंडिंग, ये जो वर्ड है स्टैंडिंग, ये हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी कॉम्पिटिटर से अपना कॉम्पिटिशन एनालाइज कर रहे हो। मतलब स्टैंडिंग मतलब मैं खड़ा हूं। अरे बिजनेस टर्म्स में मार्केट स्टैंडिंग का मतलब मेरी मार्केट में वर्थ क्या है, मेरे को मार्केट में बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स, जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में, जब भी आप किसी बिजनेस में जाओगे, आप ये तो हो नहीं कि आप यू आर द ओनली सिंगल प्लेयर, आपके साथ और भी आपके कॉम्पिटिशन होंगे। तो वो यही कह रहे हैं मार्केट स्टैंडिंग इज a very important economic objective. What it means? It refers to position of an enterprise in relation to its competitors. बहुत इजी है ये देखो ना, आपके लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। मेरी मार्केट स्टैंडिंग ग्रो करने की मैं ट्राई कर रहा हूं और इसी से मेरे पास इन्वेस्टर्स आएंगे। अगर मैं अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दूंगा तो मेरी मार्केट स्टैंडिंग इंक्रीज होगी, वरना मेरी मार्केट स्टैंडिंग डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करूंगा, ये या बोल सकते हो बहुत ही देसी भाषा में कुछ भी माल बेच दूंगा और कहूंगा ठीक है यार इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप ले जाओ बस मेरा काम सिर्फ आपको सेल करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज देना नहीं है, तो मेरी मार्केट स्टैंडिंग डिक्रीज होगी। ठीक है, आ गया एग्जाम्पल समझ। अब हम बात करते हैं इनोवेशन। इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो समझते हैं इनोवेशन है क्या। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे ऑफ समथिंग इज डन और मेड। जैसे हम सिर्फ इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स ही नहीं करते। पहले आईफोन ने 5S निकाला, फिर 6 निकाला, फिर 6S निकाला, आज 11 प्रो पे पहुंच गए। वो क्या है? वो इनोवेशन ही तो है। हम और आप अब ये बात कर पा रहे हैं, अब ये सुन पा रहे हैं आप मुझे ढंग से, ये इनोवेशन ही तो है। ये माइक इनोवेशन है ताकि क्लैरिटी आ सके। ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स एन इनोवेशन। ये पूरा ताकि आपको समझ आ सके, हाई डेफिनेशन में ये वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा क्यों है? ये इनोवेशन है। और इनोवेशन सिर्फ किसी प्रोडक्ट का ही नहीं होता, इनोवेशन होता है स्किल के अंदर। स्किल मतलब आज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब का इतना बूम चल रहा है कि अगर आप इसके अंदर कोई कोर्स करोगे, यू विल फील मोर एनकरेज्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर मार्केट वर्थ आपकी इंक्रीज होगी उससे। आप समझ रहे हो मेरी बात? इनोवेशन से बिजनेस हमेशा ग्रो होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो इनोवेट ना कर रहा हो। बड़ी बड़ी कंपनीज इनोवेशन के ऊपर अपनी R&D कॉस्ट लगाती है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा लेके आए, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कैसे कराएं, वो है इनोवेशन। हमें याद रखना है इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही नहीं होता, इनोवेशन स्किल्स के अंदर भी होता। अब और अभी उसका हमने एग्जांपल पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? पहले है तो यार फॉर्मूला लिखो आप। प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ेगा, डेफिनेशन मैंने छुपा दी। परफेक्ट। आउटपुट अपॉन इनपुट, इसका क्या मतलब है? भैया ये मत पढ़ाओ, ये सब मत पढ़ाओ, इतना डिफिकल्ट मत पढ़ाओ हमें। कुछ नहीं है यार, प्रोडक्टिविटी मतलब मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, उसका मुझे क्या आउटपुट मिला, क्या प्रोडक्टिविटी मिली, क्या प्रोडक्ट मिला, वो ही प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मीन्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट और इनपुट दैट आई हैव पुट इन ऑर्डर टू गेन सम आउटपुट। ये डेफिनेशन रटने वाली नहीं है। मैंने कुछ इनपुट लगाया और उससे मुझे कुछ आउटपुट मिला। आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। बहुत इजी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी भी सेम ही बोल रही है। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स। अभी हमने पढ़ा, जब भी हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं हमेशा आउटपुट कुछ तो मेजर करोगे ना, उसका आउटपुट क्या है, नंबर में है या कि मतलब वेट में है, किस चीज में है, तो उसका है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसकी वैल्यू क्या है? विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। इट इज कंपेयर। हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं, डिवीजन का मतलब कंपेयर कर रहे हैं। हमने कितना इनपुट लगाया, उसका क्या आउटपुट निकला, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे ये है, मेरा मोटिव ये है कि मैं कम से कम प्रोडक्ट लगाऊं, कम से कम एफर्ट डालूं, कम से कम लेबर लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा मेरा मटेरियल बने।
फैक्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्रीज में मशीन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कम है, इनपुट कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है। यही मैं 100 बंदे लगाता, मेरे को 100 प्रोडक्ट मिल रहे थे, ये इन 100 बंदों को एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन 100 बंदों को ध्यान से समझना, इन 100 बंदों को एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 100 लोग जो 100 प्रोडक्ट बना रहे थे वो ही एक मशीन बना रही है, उसी तो प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर आपकी एक फैक्ट्री है तो आप चाहोगे मशीन वो ज्यादा काम करे, कॉस्ट अगर उसमें इनिशियल कॉस्ट भले ही ज्यादा हो बट प्रोडक्टिविटी तो बहुत इंक्रीज हो गई, उसे ही प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। फिर हम आगे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा कुछ नहीं है, फंडिंग कहां से आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है। जब भी हम किसी बिजनेस वेंचर में एंटर करते हैं, वी परचेज लैंड, उसमें हम बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री है तो उसमें मशीन्स परचेज करते हैं। वैसे ही इनफैक्ट अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हो, आप एक ऑफिस खोलोगे, ऑफलाइन ऑफिस, जहां पे पता तो अच्छा ये ऑफिस का हेडक्वार्टर्स ये है, यहाँ पे मेरे को मेरी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। कभी कभी आपका स्टाफ भी वहां बैठता है, कभी कभी कस्टमर्स भी आपसे वहां मिलने आते हैं। तो वही बोल रहे हैं, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज को ही हम एक ऑब्जेक्टिव है हमारा ये, ठीक है जी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। The business enterprise must aim at acquiring these resources according to requirements। जैसे जैसे हमें requirements आती जाएगी हम उन्हें लेते रहेंगे। बोल रखा है efficiently, use them efficiently। efficiently का मतलब ये कहीं ना कहीं पॉइंट इससे भी रिलेटेड है। efficiently का मतलब हमने अगर 10 मशीन खरीदी तो हम ट्राई करेंगे उस 10 मशीन में से मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, उसको ही बोलते हैं यूजिंग द मशीन्स, यूजिंग दीज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑप्टिमली और एफिशिएंटली। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पे अर्निंग प्रॉफिट्स। यार इसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, हमारा सोर्स ऑफ लिविंग ही हमारा प्रॉफिट है। हमें एक्सपैंड करना है तो प्रॉफिट चाहिए, हमें कुछ भी करना है तो प्रॉफिट चाहिए। इसमें एनसीईआरटी में हमें एक चीज और इंट्रोड्यूस करी गई है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा प्रॉफिट से जरूर इनकम तो जनरेट होगी होगी, हमारा स्टेपिंग स्टोन भी प्रॉफिट से ही है। हमारे एम्प्लॉयज भी प्रॉफिट से ही हैप्पी रहेंगे। क्यों हैप्पी रहेंगे? अगर मेरी कंपनी कमा रही है, मेरी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, तो मैं अपने एम्प्लॉयज को भी तो खुश रख सकता हूँ। मेरे एम्प्लॉयज कहेंगे मेरी सैलरी बढ़ाओ, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, एक महीने बाद मेरे को 15,000 रुपए कमाने को मिल रहा है, तो मेरे एम्प्लॉयज तो खुश होंगे ना। और वो कहेंगे कि हम भी इस अर्निंग प्रॉफिट्स के मोटिव में आपका कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपकी कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं है, एम्प्लॉयज का ही फायदा है और बहुत सारे लोगों का फायदा है। और बात रही प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने आज 100 रुपए लगाए, एक साल बाद उन 100 रुपए की वैल्यू क्या है, वही प्रॉफिटेबिलिटी है। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मतलब हाउ मच मनी इनिशियली आई हैव पुट, और उससे मुझे प्रॉफिट्स क्या हुआ। समझ आ गई बात? अगर मैंने 100 रुपए लगाए और मेरा 120 रुपए टोटल सेल हुई, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई? 20। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं लगेगा, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रॉफिटेबिलिटी ये है, मैंने एक ही बार मैंने 100 रुपए नहीं लगाए, मैंने 6 महीने बाद फिर 200 रुपए लगाए, फिर मैंने उसके 8 महीने बाद फिर 400 रुपए लगाए। तो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय टाइम चेंज होती रहती है, वैसे ही हमारी प्रॉफिट भी बाय टाइम चेंज होती रहती है। इन सबको कंटिन्यूअस एक टर्म में अगर डिफाइन करो तो उसके बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हमें समझ आ गया, प्रॉफिट से हमारी मार्केट स्टैंडिंग इंक्रीज होगी, हमें आगे ग्रो करना है तो वो प्रॉफिट से हो सकता है, और एट द एंड हमारे एम्प्लॉयज भी हमारे प्रॉफिट ज्यादा कमाने से ही खुश रहेंगे। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो होगी सारी पर्सनल बातें। पर्सनल बातें में क्या मतलब हो गया कि भैया हमें तो अपने से मतलब है, संसार से मतलब नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी कहती है ऐसा नहीं है, हमारा कोर्स कहता है, हमारी करिकुलम कहता है, हमारी ह्यूमैनिटी ये कहती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं बिजनेस के। और ये सिर्फ यार बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर भी है। हमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना जिंदगी में, सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं कमाने, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हम सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हैं। हमें इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें खाने को फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ पे बैक करें। 6th ऑब्जेक्टिव है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अरे इतना भारी टर्म भाई, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी टर्म है।
मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट मतलब मुझे इंश्योर करना है कि मेरे मैनेजर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपकी कंपनी एट द एंड आपके मैनेजर्स संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? क्योंकि मैनेजर्स का काम होता है सारे लोगों को, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना। आप एक बंदा कोई कंपनी नहीं चलाता, बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हो, चाहे वो सिर्फ लोकल प्लेयर्स को केटर कर रही हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले कर रही हो। आप समझ रहे हो? कस्टमर्स कहीं के भी हो, एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लोग चलाते हैं। वो सारे लोग कौन है? वो है मैनेजर्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं कि मैनेजर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। देखो यार, हमें अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करते रहना है। मैनेजर्स मोटिवेट होंगे तभी कंपनी अच्छी चलेगी। उनको मोटिवेट करने का मतलब ही मैनेजर्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है या मैनेजर की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगी? जैसे हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। ये तीन पॉइंट लिख के आना। मैनेजर्स परफॉर्मेंस तो हमें दे रखा है, बट एनसीईआरटी ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि उन मैनेजर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, स्किल्स एक्वायर करके। हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा, हमने उनको स्किल्स एक्वायर कराए, हम उनको मोर इंसेंटिव से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट अप्रेजल का मतलब कुछ इंसेंटिव दे दिया या प्रमोशन कर दिया या कोई हॉलिडे लीव दे दी या बोल दिया ठीक है यार अब आप मॉरिशस हो गया हो अपनी फैमिली के साथ। समझ गए आप मेरी बात? इसको बोलते हैं मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। और फिर हम आगे इस पॉइंट पे कि वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। एक कंपनी मैनेजर्स वर्कर्स पे चलती है। जब तक आपके वर्कर्स खुश नहीं होंगे, आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स के लिए कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट का आइडिया ही भला आपका हो, पर उसको रियलिटी में, एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट एक पूरी टीम करती है। एक बंदे से नहीं चलती, 10 बंदों से नहीं चलती, 100 बंदे, 1000 बंदे लगते हैं किसी चीज को फुलफिल करने के लिए, किसी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही बात करेगी यार, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है? इट डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब इनपुट जो मैंने लगाया, आउटपुट जो मुझे मिला। इनपुट मतलब मेरे लेबर, मेरे वर्कर्स। इट डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मेरी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मेरे वर्कर्स परफॉर्मेंस और मैनेजर्स परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। ये पॉइंट लिख के आना, मजे आ जाएंगे। लास्ट जो आज का हमारा पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल से ही आया है वर्ड। इट रेफर्स टू कंट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। इसको हम बोलते हैं CSR। CSR की फुल फॉर्म बताओ। CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जियो, टाटा, रिलायंस, ये सब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती है सोसाइटी में, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती है ताकि सोसाइटी का भला हो, अंडर प्रिविलेज्ड विमेन, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी का भला हो। क्या है वो? है CSR इनिशिएटिव बोलते हैं इसको। इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज। भैया मैं फ्री में क्यों दूं किसी को? यार फ्री में इसलिए दो क्योंकि आपकी गुडविल है। आप इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ एक दिन में नहीं बन गए, आप इतनी बड़ी कंपनी बहुत सालों में बने हो। उसकी गुडविल, उसकी मार्केट स्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए, फर्म रखने के लिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में हम बस यही समझ के जा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर। ये नहीं कि मेरे आसपास के लोगों को नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है तो वो सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरे को सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना है। समझ गए मेरी बात? ये 8 के 8 टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। आप सबको बधाई हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका आने वाले टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। लास्ट में एक ट्रिक बता के जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से समझना इसको। आप जब भी इन सब पॉइंट्स, जैसे सब पॉइंट्स का क्या मतलब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर परफॉर्मेंस, फिर आगे मैनेजर परफॉर्मेंस, ये सब के अंदर जब भी आप लिख के आओगे, अर्निंग प्रॉफिट्स हो गया, जितने भी हमने रीजंस अभी करे, जैसे मैनेजर करा, वर्कर्स करा, प्रॉफिट्स करा, इन सब के रीजंस देके आओ। इनोवेशन करा, इन सब के रीजन देके आओ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उसकी डेफिनेशन ही उसका रीजन है। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्लिगेशन है बिजनेस फर्म्स का टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज। ये मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाया है। ये है हमारा रीजन। ठीक है, समझ गए? और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा हो, देयरफॉर इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव।
ये जरूर लिख के आना। आपके कॉपी की लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी और टीचर समझेगा हाँ यार इसके आंसर्स में एक सिमेट्री है कि ये एक फॉर्मेट से लेके चल रहा है। वो सिमेट्री ना आपको 100 में से 100 वही तो दिलवाएगी, और क्या दिलवाएगी। टीचर्स ये नहीं देख रहा आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, वो ये देख रहा है जब भी वो क्वेश्चन चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि ठीक है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस बच्चे के इसमें 5 में से 5 है, अब मैं किस बात पे मार्क्स काटूं, वही तो टीचर चेक कर रहा है। तो ये सिमेट्री से लिख के आओगे रीजंस, पहले मैंने रीजन दिया प्लस ये वाली स्टेटमेंट। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब जल्दी मिलते हैं कल 8 PM 9 PM 10 PM। मैं जल्दी से जल्दी जितना भी नोट्स हो सके इन सब के अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब करके जाना एंड हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।